हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं सॉल्व कर रही हूं आप लोगों के लिए सीबीएसई 2024 के केमिस्ट्री बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस। सेक्शन ए इज ऑलरेडी डन। आज के वीडियो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 20 में पार्ट ए में पूछा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई। इसमें देखिए आपको हेलो एल्केन दिया है, मतलब एल्काइल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं। एक है एल्काइल आयोडाइड मतलब आयोडो एल्केन और दूसरा है एल्काइल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमो एल्केन। अब इनमें से पूछा है कि कौन वो कंपाउंड होगा जो कि SN2 रिएक्शन फास्टर अंडरगो करेगा। तो बात तो ये है कि होना ये चाहिए कि ग्रेटर द पोलैरिटी ग्रेटर शुड बी द रिएक्टिविटी। तो पोलैरिटी तो डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट वैल्यू के ऊपर। तो पोलैरिटी अगर देखा जाए, डाइपोल मोमेंट वैल्यू का ऑर्डर अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट वैल्यू का ये ऑर्डर है RCl ग्रेटर देन RF ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RI। डाइपोल मोमेंट वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है? RCl का, मतलब एल्काइल क्लोराइड। उसके बाद है एल्काइल फ्लोराइड का, उसके बाद है एल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद है एल्काइल आयोडाइड। अब ये क्यों है सबसे ज्यादा? तो पोलैरिटी एल्काइल फ्लोराइड का होना चाहिए था, पर यहाँ पे आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। आप देखिए CR-F बॉन्ड, तो CF जो आपका बॉन्ड है इसमें देखिए फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज सेपरेशन दोनों के बीच में होगा यहां पे सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये सबसे ज्यादा होगा। लेकिन चार्ज ज्यादा होने से नहीं होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द फ्लोरीन एटम विल बी वेरी लेस, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट वैल्यू यहाँ पे कम आ जाता है देन कंपेयर टू CCl बॉन्ड। CCl में चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन में इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो कम होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है बिकॉज क्लोरीन एटम इज बिगर इन साइज देन कंपेयर टू फ्लोरीन एटम, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगा? इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी ऑर्डर अगर ये है, दैट मींस रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात है कि पोलैरिटी ऑर्डर के ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अभी हम देख लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन के जो ऑर्डर है वो ये है CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CI। तो ये क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे आप फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक पहुंचोगे, साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ CI बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटेस्ट एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड विल बी वेरी वीक एंड सो दिस बॉन्ड विल बी इजीली ब्रोकन। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट विल बी द लोएस्ट, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसमें लो होगा उसी का ही तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो दो कंपाउंड है इनमें से व्हिच कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर? आंसर है आपका ये वाला जो कंपाउंड है, इट विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN2 देन कंपेयर टू दिस वन। अब हम करते हैं पार्ट बी को सॉल्व। पार्ट बी में देखिए यहाँ पे दिया है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आप इसको इथाइल बेंजीन बोल सकते हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जब इस तरह से क्लोरीन से ट्रीट किया जा रहा है, यूवी लाइट मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन गैस को इसके थ्रू चलाते हैं तो इसका साइड चेन हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। साइड चेन हाइड्रोजनेशन मतलब ये जो आपका CH2CH3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें से आप बताइए कौन से कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे। कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि ये वाला कार्बन एटम से भी हो सकता है हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम्स, और इससे भी हो सकते हैं। आंसर है कि यहाँ पे जो बेंजाइलिक कार्बन एटम है उसी के हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिप्लेस होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बेंजाइलिक हैलोजिनेशन हो जाएगा। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन ही क्यों होता है? अगर आपका हाइड्रोकार्बन टॉलुएन होता, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जब हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब यूवी लाइट मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरीन गैस हम चला रहा है इन एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर,
हेलोजन कैरियर मतलब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या तो एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, जो कि न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में हम यूज करते हैं। ये अगर आपका कंपाउंड है जो कि बेंजीन है, बेंजीन को अगर आप क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हो तो यहां पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें कंडीशन क्या होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या तो एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड एज लुईस एसिड कैटलिस्ट आपको यूज करना पड़ेगा और डार्क में करना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या प्रोडक्ट होगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा और साथ में HCl। ये जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या तो फेरिक क्लोराइड, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रोफाइल को पहले जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग में कैरी करने का काम ये करेगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या तो फेरिक क्लोराइड, जो कि लुईस एसिड कैटलिस्ट है। लेकिन अगर आप ये कंपाउंड को लेते हो जो कि टॉलुइन है जिसमें एक साइड चेन है, तब आपका न्यूक्लियर हेलोजनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब आप यूवी लाइट मतलब सनलाइट का प्रेजेंस में क्लोरीन गैस के साथ इसको ट्रीट कर रहे हो तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग में कोई भी पोजीशन में क्लोरीन एटम नहीं आएगा, जो साइड चेन है उसमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन एटम आएगा। ठीक है, तो इसमें तो एक सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन जब साइड चेन लार्जर देन मिथाइल ग्रुप जैसे कि ये वाला कंपाउंड में है, तब कंफ्यूजन है कौन सा कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रिप्लेस होगा। यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल बनता है और कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइलिक जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इट इज हैविंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये सब बात इसलिए मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली मैं आपको आंसर भी दे सकती थी, लेकिन मैं आप थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी समझती हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैं आंसर तो पहले कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल किस तरह से बन रहा है, उसके बाद उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, वो भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जो बेंजाइलिक कार्बन एटम था इसके दोनों ही हाइड्रोजन क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ये नाम होगा 1,1-डाइक्लोरो 1-फिनाइल इथेन। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं और उसके बाद वो क्यों स्टेबल है, क्यों ये जो कार्बन एटम है CH3 वाला, इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं होता है, ये वाला कार्बन एटम में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका होगा होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन मतलब आपको पता है कि बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है एक एक करके दोनों क्लोरीन एटम के पास चला जाएगा और हमें दो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें मिल जाएगा। उसमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये जो आपका कंपाउंड है इथाइल बेंजीन, इसमें ये वाला कार्बन एटम है जिसके साथ दो हाइड्रोजन एटम था, उसका क्या होगा, ये एक बॉन्ड का इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाने से ये बनेगा आपका बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा। अभी ये जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा ये H डॉट और Cl डॉट मिलके HCl बना लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड का ये कार्बन के पास आ जाएगा, वो मैंने दिखाया। ना दिस वन, ये जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बना है ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। अब क्या होगा, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास जाएगा, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना यूटिलाइज करके एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर नाउ, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH। देखिए यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, आगे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये वाला कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेगा और जो फ्री रेडिकल है मतलब जो कार्बन एटम के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ये पैरा पोजीशन में आ जाएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर नाउ, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH3। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा होमोलाइटिक क्लीवेज, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सो ये हो जाएगा अगला स्ट्रक्चर। सो नाउ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी देयर ऑन दिस कार्बन एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका CH3। आगे क्या होगा, आगे जो है फिर से इनमें से एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एटम के बीच में, और ये जो आपका डबल बॉन्ड बना था यह भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड होकर के फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो देखिए आप, ये जो बेंजाइलिक रेडिकल बना था
ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। अगर ये वाला कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता तो उसका कोई रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं होना था, ठीक है ना, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इट इज नॉट द बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो ये रीजन है यहाँ पे कि जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन हो रहा है और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन से ये वाला कंपाउंड आपका बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला है आपको ये टर्म्स को, एक तो है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा है इन्वर्ट शुगर। अब डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में क्या कहा जाए, ये बुक से भी आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटीन इज फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, आपके बॉडी में प्रोटीन मिलते हैं और उसका एक डेफिनेट यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, बायोलॉजिकल फंक्शन यू कैन से, वो प्रोटीन की होती है। तो उसको हम बोलते हैं नेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, जो फॉर्म है वो नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या प्रोटीन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। कुछ प्रोटीन तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करते हैं, जैसे कि केराटिन, केराटिन इन योर हेयर, नेल, स्किन, ये सब में केराटिन प्रेजेंट है जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करते हैं। कोलाजन आपके बोन्स में प्रेजेंट है, मसल्स में मायोसिन प्रेजेंट है, दीज ऑल आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करते हैं इन द बॉडी टिश्यूज। उसके बाद कुछ प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट एजेंट का काम भी करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स में से लेकर पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं लंग्स तक। उसके बाद एंटीबॉडीज जो आपका बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि कोई भी फॉरेन बॉडी को जो है रेजिस्ट करते हैं आपके बॉडी में एंटर करने से, वो भी एक टाइप का प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो है काम करते हैं, जैसे कि पैनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है इंसुलिन, ये भी एक प्रोटीन है, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। These are the various biological functions which the proteins perform. So अगर नेटिव फॉर्म में जो प्रोटीन आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एनी फिजिकल चेंज, जैसे कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ पीएच, तो क्या होते हैं, इसका जो प्रोटीन के 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से ही प्रोटीन बनते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहते हैं, रिटेन होता है, लेकिन अगर कोई भी फिजिकल चेंज हम करते हैं तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, दे गेट डिस्टर्बेड एंड दैट्स हाउ द प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डीनेचरेशन का बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप एग को कंसिडर करते हो तो एग में जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो जो व्हाइट पार्ट होता है एग का जो कि एक लिक्विड है, वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब नाउ इफ यू बॉयल एन एग वेरी हार्ड, तो क्या होगा, उसका जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्युबल था, अब उसका प्रेसिपिटेशन मतलब कोआगुलेशन हो जाएगा और वो जो एग व्हाइट जो लिक्विड फॉर्म में था अब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स वो ग्लोबुलर प्रोटीन से फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी खराब हो जाएगा। उसके बाद आप ले लो चीज मेकिंग फ्रॉम मिल्क, मिल्क में अगर आप लेमन जूस ऐड करते हो तो मिल्क के अंदर एक जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसका नाम है लैक्टोअल्बुमिन, तो वो भी क्या में कन्वर्ट हो जाता है, उसका भी कोआगुलेशन या तो प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं और चीज में वो कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या है, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, तो रिएक्शन क्या होगा, ये होगा रिएक्शन, फॉर्मूला सुक्रोज का आपको पता है C12H22O11 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जैसे कि HCl एसिड, देन इट गिव्स एन इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब 1:1 मोल रेशियो में मिक्सचर देते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, जिसका फॉर्मूला सेम ही होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब यहाँ पे ये जो सुक्रोज है इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दैट मीन्स इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है।
और इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना है, ये है इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन, इट इज प्लस 66.5 डिग्री। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनमें से ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन फ्रुक्टोज जो है लेवो रोटेटरी है। दैट मीन्स फ्रुक्टोज क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देते हैं। तो इनका भी ऑप्टिकल रोटेशंस मैं आपको लिख के दिखाती हूं। तो ये देखिए, ये है ग्लूकोज और इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन की वैल्यू मैंने लिख दिया प्लस 52.5 डिग्री। और ये है फ्रुक्टोज, इसका लेवो रोटेशन का वैल्यू भी मैंने लिख दिया माइनस 92.4 डिग्री। तो दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या हो रहा है, सो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स लेवो रोटेटरी विद द स्पेसिफिक रोटेशन कितना, 52.5 डिग्री माइनस 92.4 डिग्री, दोनों का अगर आप ऐड करो तो ये हो जाएगा माइनस 39.9 डिग्री। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, 1:1 मिक्सचर बनते हैं। और इसका जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है उससे जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलते हैं वो लेवो रोटेटरी हो जाता है, बिकॉज फ्रुक्टोज का जो लेवो रोटेशन है वो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन से ग्रेटर है। तो इसी को ही कहा जाता है इन्वर्शन ऑफ शुगर। और ये जो मिक्सचर हमें मिलते हैं 1:1 मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसी को कहा जाता है इन्वर्ट शुगर।